हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो दोस्तों कैसी चल रही है आप सभी की डीएड एग्जाम की तैयारी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा पास आ गए हैं हमारे एग्जाम और बस 2 दिन बचे हैं अभी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम कर ही रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी सेट क्वेश्चंस पर बात, अति लघु प्रश्न जिस प्रकार से बनते हैं हमारे पेपर में, जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं, इन पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अब तक हमने जो प्रश्न कुछ किए थे हल, कल कुछ प्रश्न किए थे, ठीक है दोस्तों। तो उन प्रश्नों में हमने क्या करा था, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का मिक्सअप था। और आज भी क्या है, कुछ सेकंड पेपर का कुछ थर्ड पेपर का, दोनों का मिक्सर है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें जो कुछ प्रश्न है दोनों मिक्स है। ठीक है, जरूरी नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कि मैं जिस दिन एक वीडियो आपको दे रही हूँ, एक क्लास कर रही हूँ, तो उस दिन आपको केवल एक पेपर का हो रहा है, सारा मिक्सअप है इसमें। ठीक है, कहीं भी किसी भी पेपर से पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें तो आज हम बात करें पेपर थर्ड से और कुछ सेकंड पेपर का मिक्स कर रखा है हमने। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि कल हमने 30 प्रश्नों पर बात करी और आज भी हम कम से कम 28 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि कल थोड़ा एक मुझे डाउट था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने क्लियर करा, तो आई थिंक आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सहकारी खेल क्या है। अब सहकारी खेल क्या है दोस्तों, सहकारी खेल वह खेल है जिसे एक साथ खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, सहकारी खेल कहा जाता है एक साथ, एक साथ खेलना सहकारी खेल कहलाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सीखने के चरण, यानी कि सीखने के चरण कौन कौन से हैं, उन चरणों को आपने लिखना है। तो सीखने के चरण कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा अर्जन करना। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे है ना, सीखने के सिद्धांत, सीखने के चरण, सीखने की विधियां, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें क्या है, इसलिए मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, पेन कॉपी ले लीजिए आप। सीख अर्जन करना। दूसरा है लयबद्धता, ठीक, सतत बनाए रखना। ठीक है, और है अनुकूलन, और एक और है आपका सामान्यीकरण। जगह थोड़ी कम है दोस्तों। ठीक है, अर्जन करना, लयबद्धता, सतत बनाए रखना, अनुकूलन और सामान्यीकरण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखिए, सरल से जटिल, यानी कि सरल से जटिल की ओर ले जाना सीखने का सिद्धांत। पहले हम बच्चे को सरल सिखाएंगे, उसके बाद जटिल सिखाएंगे। उसके बाद है मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, यानी कि पहले वास्तविक चीजों को दिखाकर अमूर्त, यानी कि पहले उसके सामने जो वस्तुएं उनको दिखाएंगे, उसके बाद अमूर्त के बारे में बताएंगे उसको। फिर है दोस्तों ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। ठीक, उसके बाद है हमारा संपूर्ण से अंश की ओर, संपूर्ण से अंश, यानी कि सीखने के सिद्धांत कितने हमारे 4 हैं, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात की ओर और संपूर्ण से अंश की ओर, ये हमारे सीखने के सिद्धांत है। फिर है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, कार्य विश्लेषण की विधियां। तो कार्य विश्लेषण की विधियां कौन कौन सी है, देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही बताया है। स्वयं अवलोकन, अवलोकन, ठीक है, कर्ता को देखकर, कर्ता को देखकर, ठीक है, उसके बाद है दोस्तों कर्ता को देखकर स्वयं अवलोकन, और स्मृति द्वार या बुद्धिमत्ता, स्मृति द्वार या इसे हम बुद्धिमत्ता भी बोलते हैं, बुद्धिमत्ता। ठीक, उसके बाद है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है, शारीरिक सहायता कैसे देनी चाहिए। अब ये प्रश्न देखिए कैसे बना है आपका।
शारीरिक सहायता यानी कि जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं, सहारा देते हैं बच्चों को किसी कार्य या क्रिया सिखाने के लिए, तो शारीरिक सहायता यानी कि हमने फिजिकल प्रॉम्प्ट किस तरीके से देना है, कैसे देना है। देखिए दोस्तों, फिजिकल प्रॉम्प्ट हम हमेशा बैक से, व्हील चेयर पे कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है जिसको आप लिखना सिखा रहे हैं, तब हम व्हील चेयर के फ्रंट में जाकर यानी कि बच्चे के सामने से नहीं सिखाएंगे ना साइड से सिखाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारा स्टडिंग पोजीशन जो रहेगा हमारा बैक में रहेगा व्हील चेयर के, और हम पीछे से उसको सहायता देंगे। तो इसमें हमने बस इतना लिखना है, शारीरिक सहायता हमें जाती है बच्चे के या फिर बैक से दी जाती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉम्प्ट हमेशा बैक से देना चाहिए। फिर है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, शिक्षण विधियां लिखें। शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? सहायता, विलोपन, आकार, श्रृंखला, बद्धता, ठीक है, और कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण, ठीक है। सीखने की विधियां यही है ना, सहायता यानी कि प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट जो हम देते हैं, विलोपन यानी कि जिसे फेडिंग कहते हैं, उसका हिंदी शब्द दोस्तों विलोपन है यानी कि फेड करना। फिर हम शेपिंग, आकार देते हैं, तब तक किसी कार्य को सिखाते हैं जब तक कि बच्चा किसी कौशल व्यवहार को प्राप्त न करे या सीख ना जाए। फिर है श्रृंखलाबद्धता, जिसमें हमने चेनिंग यानी कि बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग दोनों को पढ़ा था। कार्य विश्लेषण, हम किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर विश्लेषित करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों CCE किसको दर्शाता है? प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, तो CCE किसको दर्शाता है? तो CCE मूल्यांकन के प्रकार को दर्शाता है, जिसे कहा जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE किसको दर्शाता है? CCE क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। इतना लिखेंगे, CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन को दर्शाता है, ठीक। और प्रकार भी है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि मूल्यांकन के प्रकार, अगर आपसे प्रश्न आ जाए मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं, तब आप सतत और व्यापक लिखकर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ? तो मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1870 में। और मारियम, अगर आपसे पूछे मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की थी या कहाँ उनका जन्म हुआ, तो क्या इटली की थी ये, ठीक। फिर प्रश्न नंबर जो हमारा 9 है, योजना पद्धति के जनक कौन है? तो योजना पद्धति के जनक जॉन डेने हैं, ठीक है, जॉन डेने हैं। आईपी के कितने भाग हैं या कितने, सॉरी, आईपी के कितने भाग हैं? तो आईपी के 2 भाग हैं, भाग आ और भाग बा, सभी जानते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जरूर जाता है हर बार, जितना इजी है और पूछ लेते हैं इसको, ठीक है। फिर है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 हमारा, आईईपी के कितने चरण हैं, यानी कि आईपी को कितने चरणों में बांटा गया है, या उसके भाग हैं, या सॉरी बांटा गया है, या अंग भी बोलेंगे, या ऐसे भी आ जाएगा, आईपी के कितने अंग है या कितने अंग हैं, या कितने अंगों में भाग बांटा गया है, या कितने चरण है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो तत्व भी बोल सकते हैं। तो 7 चरण है आईपी के, ध्यान रखना 7। उसके बाद है दोस्तों सामूहिकरण के प्रकार, यानी कि जो हमने किया था ग्रुप क्लासिफिकेशन, सामूहिकरण के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सामूहिकरण के प्रकार हैं स्तर, लिंग, उम्र। ये 3 प्रकार से हम किसी समूह को वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं, और इनके इन तीनों के अलग अलग बांटकर स्तर के अनुसार, लिंग के अनुसार और उम्र के अनुसार हम किसी समूह को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों रिकॉर्ड के प्रकार लिखे। हम रिकॉर्ड के प्रकार कितने हैं? रिकॉर्ड के 2 प्रकार हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं? एक है प्रशासनिक और दूसरा है शैक्षणिक, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, प्रशासनिक रिकॉर्ड और शैक्षणिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक है ये। तो 2 प्रकार की है रिकॉर्ड। उसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 14 हमारा, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। दोस्तों देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार
कहीं तो आपको 2 देखने को मिलेंगे, कहीं 3 देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। क्योंकि क्या है ना, हमारे विशेष आवश्यकताएं अलग अलग विषय उनकी आवश्यकताएं, या कोई सुनने की समस्या, किसी को बोलने की समस्या, किसी को देखने की समस्या। अगर हम यहाँ बात करें तो 3 प्रकार के, कौन कौन से? एक तो हो गया श्रव्य सामग्री, दूसरा हो गया दृश्य सामग्री, तीसरा हो गया श्रव्य द्रव्य दोनों, श्रव्य और दृश्य दोनों। ठीक है, तो 3 प्रकार की है। श्रव्य में क्या है दोस्तों, केवल सुनकर, रेडियो हो गया, टैप रिकॉर्ड हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, किसी प्रकार से हम सुन रहे हैं। ठीक है, दृश्य में आ जाएगा चार्ट पेपर हो गई, बुक्स हो गई, हमारी पैम्पलेट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ये सारी चीजें। अब श्रव्य दृश्य में वे सारी चीजें आ जाएंगी, टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, रेडियो हो गया, सॉरी कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी दृश्य श्रव्य। यानी कि श्रव्य में केवल हम सुनकर किसी चीज को सीख रहे हैं, उस सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। दृश्य में क्या है, देखकर हम उस चीज को सीख रहे हैं। और श्रव्य दृश्य में क्या है, सुनकर भी सीख रहे हैं और देखकर भी सीख रहे हैं। तो 3 प्रकार की हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री है। ठीक है दोस्तों, सामान्यीकरण क्या है? अब सामान्यीकरण क्या है? सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी भी सीखे हुए ज्ञान को बिना किसी सहायता के नई परिस्थिति में लागू करना सामान्यीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 2 वाक्यों की इसकी परिभाषा आप देंगे। सामान्यीकरण क्या है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, सामान्यीकरण को परिभाषित कीजिए, इस तरीके से भी आ सकता है। उसके बाद है दोस्तों श्रृंखलाबद्धता के प्रकार। तो श्रृंखलाबद्धता के प्रकार दोस्तों, यानी कि ये क्या है, हमारा शिक्षण विधि में आ गए। श्रृंखलाबद्धता के प्रकार 2 प्रकार हैं, अग्र श्रृंखलाबद्धता और पश्च श्रृंखलाबद्धता, यानी कि बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग, दोनों आपको कराएंगे पेपर 3rd में, आप देखना इसको। ठीक है, उसके बाद है पुनर्वलन की अनुसूची के प्रकार। पुनर्वलन की अनुसूची यानी कि पुनर्वलन को किस अनुसूची में अंतराल में देनी चाहिए। तो एक तो है सतत और दूसरी है आंशिक। सतत और आंशिक, जिसका हम जब से ज्यादा प्रयोग करते हैं, कभी ये भी आ सकता है पुनर्वलन की अनुसूची में किसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो आंशिक पुनर्वलन का हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, सीखना क्या है? सीखना ऐसे बोल देगा, सीखने को परिभाषित कीजिए। यह सीखना क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। उसके बाद सीखना कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? तो सीखना कैसी प्रक्रिया है? सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवहार किसके द्वारा होता है, या इस तरीके से आएगा क्वेश्चन आपको, व्यवहार किसके द्वारा घटित होता है, या व्यवहार को दर्शाने का क्या मतलब है? तो व्यवहार क्या है, उद्दीपक के द्वारा, यहां लिखते हैं उद्दीपक के द्वारा और प्राणी के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष जिसके क्या है उद्दीपक के द्वारा कोई व्यवहार प्रदर्शित होता है, चाहे वो समस्यात्मक व्यवहार हो, चाहे वो कौशल व्यवहार हो। ठीक, उसके बाद है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 21 क्या है, व्यक्ति की 2 प्राथमिक प्रेरणाएं क्या है, या 2 प्राथमिक आवश्यकताएं या प्रेरणाएं यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हम संवेग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भूख और प्यास, भूख और प्यास। ठीक है, व्यक्ति की 2 प्राथमिक प्रेरणाएं। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 22 क्या है, अंतर्दर्शन विधि किसे कहते हैं? तो अंतर्दर्शन विधि क्या है, स्वयं का, यहां पर देखिए लिख देती हूं मैं आपको, स्वयं की आंतरिक अनुभूतियों का दर्शन, स्वयं की आंतरिक अनुभूतियों का दर्शन करना ही अंतर्दर्शन विधि कहलाती है, या अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, विकासात्मक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान संज्ञानात्मक और गामक विकास का अध्ययन करता है। उसके बाद है विलोपन किसके लिए होता है? तो विलोपन दोस्तों समस्यात्मक व्यवहार को हटाने के लिए होता है, या कह सकते हैं इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, विलोपन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विलोपन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? समस्यात्मक व्यवहार को हटाने के लिए, कम करने के लिए। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, विलोपन विलोपन क्या है, तो विलोपन किसकी विधि है? तो आप बोल सकते हैं विलोपन शिक्षण की विधि है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, इसमें आया था हमारा विलोपन, सहायता के बाद विलोपन। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों व्यवहार परिमार्जन के प्रतिमान। अब व्यवहार परिमार्जन तो हमने पढ़ा है, मॉडल्स पढ़े हैं, उसके अलग अलग प्रतिमान क्या है दोस्तों? प्रतिमान है हमारा एबीसी, कार्य विश्लेषण करने का प्रतिमान एक है, और एबीसी
या इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है आपको, कार्यात्मक विश्लेषण क्या है, तब आप एबीसी लिख देंगे वहां पर। और ये प्रश्न भी बना है, व्यवहार परिमार्जन के प्रतिमान, तो एबीसी है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रतिमान 2 हैं, 3 है सॉरी, एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस, पूर्वत, व्यवहार और परिणाम। ठीक, उसके बाद है दोस्तों आपका प्रश्न, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? तो बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? विलियम स्टर्न ने। ठीक है दोस्तों, फिर है आपका प्रश्न 27, यानी कि जी तथा एस तत्वों का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों जी का मतलब आप समझते हैं जनरल बुद्धि, यानी कि सामान्य बुद्धि, और एस का क्या है? विशेष, यानी कि स्पेसिफिक। ठीक है, तो जी और एस कारक जो है, ये कारक भी बोलते हैं इसको, जी और एस फैक्टर। ठीक है, इसका प्रतिपादन किया था स्पेरमैन ने, जिन्होंने क्या बोला था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सामान्य और एक विशिष्ट बुद्धि होती है, सामान्य यानी कि जनरल और विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न है निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? तो निदानात्मक मूल्यांकन किसी भी समस्या की पहचान करना, निदान करना, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने 28 प्रश्न किए हैं। किसी को कोई डाउट है तो एक बार देख लेना, आप कमेंट तो कर ही देते हैं, कमेंट करते रहो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। और एक चीज ध्यान रखना, और भी मैं आपको 2 दिन के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगी, तो सभी पेपर का मिक्स है, 1 से लेके 6 पेपर तक का, तो आप ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, और दोस्तों जिसको वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ा लो लग रहा है तो आप साइड से जाएंगे, आपको राइट में देखिए आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो उसमें वीडियो क्वालिटी का आप बढ़ा के रेट आप देख सकते हैं वीडियो अच्छे से। दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन कीजिए, और कम पढ़िए और बेहतर पढ़िए। ठीक है दोस्तों, कम समय में बहुत अच्छा और सही सटीक पढ़े। ठीक है दोस्तों, तो पेपर की तैयारी मेरे हिसाब से सही चल रही है, सही होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैडम मोबाइल नंबर आपसे कुछ बात करनी है। दोस्तों कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई समस्या है, मैं आपके कमेंट का जवाब तो दे ही देती हूँ जितना पॉसिबल होता है। थोड़ा समय लगता है, देर हो जाती है, मुझे देख नहीं पाती हूँ कभी कभी। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।